करते हैं कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज में यूनिफॉर्म टैक्स होना चाहिए। तो प्रेजेंट रिजिम में भी ये बड़ी लड़ाई होती थी कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, या सर्विसेज है या गुड्स इन्वॉल्व हुआ। तो किस तरीके की कंट्रोवर्सीज हमने देखी हैं प्रेजेंट रिजिम में। तो सबसे पहले हम लेवी पे आते हैं, फिर हम इस कंट्रोवर्सीज पे आते हैं। तो जीएसटी में अभी तक हमने जो लॉ देखे थे कि भाई एक एक्साइज ड्यूटी था सर, लेवी किस पे थी, मैन्युफैक्चरिंग पे होता था जब वो रिमूवल होता था। हमने वैट देखा, वैट लेवी कहां थी, सेल्स पे, सेल ऑफ गुड्स पे, यानी कि सेल ऑफ गुड्स जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए तब हम उसको सेल मानते थे, लेवी सेल पे होती थी एंड पेमेंट होता था उसके हिसाब से। सर्विस टैक्स के लिए क्या प्रोविजंस थे, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, वो लेवी था अगर आपने प्रोवाइड कर दी सर्विसेज या आपने पेमेंट कलेक्ट कर लिया। सर्विस टैक्स में इन्होंने एक नया कंसेप्ट चालू किया था कि उसमें उन दोनों में तो देखो, एक्साइज को भी अगर हम थोड़ा सा देखें, एक्साइज में भी एक तरीके से एडवांस पेमेंट होता था, क्योंकि गुड्स तो बिका ही नहीं ना, बिना बिके गुड्स पे ड्यूटी देनी पड़ गई मैन्युफैक्चरर को। रिमूवल पे हो गया ना सर, उसके पास कलेक्शन तो आया नहीं ना, तो वहां तो एडवांस ही पे एक तरीके से। अभी तक लोग कहते थे अगर बहुत सारी चीजें एडवांस हो जाएंगी, तो गुड्स का आधा पार्ट तो ऑलरेडी एडवांस में ही है और सर्विसेज फुल एडवांस में है। जो ट्रेडिंग वाला पार्ट था वो पहले एडवांस में नहीं था, वो पहले ये था आप सेल कर दोगे तब आपको पे करना है, अगर एडवांस रिसीव कर लोगे तब पे नहीं करना पहले वाले रिजीम में। तो अब इन्होंने इस सेल को, इस मैन्युफैक्चरिंग को, सेल को और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को एक वर्ड में बदल दिया, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। तो दिस सब्जेक्ट मैटर इज गुड्स एंड सर्विसेज, द लेवी इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है सर। तो लेवी में अब इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बन गए, इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए व्हाट इज सप्लाई, और वी कैन से व्हाट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज की जो लड़ाई थी, मतलब गुड्स और सर्विसेज की लड़ाई थी, क्या वो अभी भी कंटिन्यू होने वाली है। आपने देखा होगा कि एक ही चीज को गुड्स भी मान के टैक्स कर रहा था सेंटर, और स्टेट और सेंटर टैक्स कर रहा था उसको सर्विस मान के। सॉफ्टवेयर बड़ा लाइव एग्जाम्पल है सर, सॉफ्टवेयर पे दोनों लोग, स्टेट भी टैक्स लगा रहे थे और सेंटर भी टैक्स लगा रहा था, फुल वैल्यू पे लगा रहे थे। कमाल की बात है। इसी तरीके से लीजेस हैं। तो लीजेस के केस में जहां राइट टू यूज अगर हम दे रहे हैं किसी प्रॉपर्टी या विदाउट ट्रांसफरिंग दैट प्रॉपर्टी, उस पे दोनों लोग टैक्सेस लगा रहे थे, स्टेट भी वैट लगा रहा था और सेंटर भी सर्विस टैक्स लगा रहा था। तो ये जो डिस्प्यूट था रेस्टोरेंट सर्विसेज, इस पे तो कंप्लीट वैल्यू हो गया। अब कुछ चीज ऐसी थी कि जिस पे उन्होंने मान लिया कि जिसमें सर्विस कंपोनेंट भी है और गुड्स कंपोनेंट भी है। तो वो कहते हैं इन द प्रोवाइडिंग ऑफ द सेल ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग्स देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। तो वहां क्या हो रहा था, यार तुम रहने दो, हम अपने पार्ट पे लगा देते हैं, हम अपने पार्ट पे लगा देते हैं, या तो कह देते हैं फुल वैल्यू पे लगवा लो टैक्स, क्रेडिट ले लो, या कहते हैं कि जैसे मानो इसका लाइव एग्जाम्पल है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो कहते हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज एन सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज। तो उन्होंने निकाला कि भाई अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में इन्होंने क्या कर दिया, मतलब सर्विस टैक्स में क्या, भाई देयर इज अ सर्विस कंपोनेंट इनटू इट, तो भाई हम तो सर्विस टैक्स लगाएंगे, भाई लगा लो, कितने पे लगाओगे। इन्होंने कह दिया, आर्बिट्रेरी कैलकुलेशन चल रहे थे, भाई 70% दे देंगे, 30% पे टैक्स लगा देंगे। स्टेट कहता है कि भाई हम 30% निकाल देंगे, बाकी 30% सर्विसेज का निकाल दिया, 60% पे लगा देंगे। बट देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन प्रिवेलिंग इन, और कोई इतने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए हैं इसमें, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन द सब्जेक्ट वेदर द थिंग इज गुड और सर्विसेज। तो क्या अभी भी जीएसटी रिजिम में भी ये पंगा चलेगा क्या, कैसे नहीं चलेगा है? तो गुड्स तो सर वहां भी डिफाइन था ना, एक्साइज में भी डिफाइन था, सेल टैक्स में भी डिफाइन था।
है? वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सर्विस, यस। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, लेकिन मतलब कहने की बात, अभी मैं सप्लाई पे बाद में आऊंगा, लेकिन गुड्स और सर्विसेज की बड़े पंगे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई है, पहले इसको सुलटा लें। तो गुड्स और सर्विसेज में क्या सबसे बड़ी लड़ाई है कि गुड्स और सर्विसेज की जो हमने अभी तक बताया, इतने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इतने पंगे, तो अब उन्होंने क्या किया है, बहुत ही ब्यूटीफुली दो बातें क्लियर कर दी उन्होंने कि जीएसटी में या तो गुड्स गुड्स रहेंगे या गुड्स सर्विसेज हो जाएंगे, और सर्विस तो सर्विस रहेंगी रहेंगी। तो मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी सप्लाई होगी वो दोनों की नहीं हो सकती, दोनों की नहीं हो सकती, वो या तो गुड्स की सप्लाई होगी या सर्विसेज की सप्लाई होगी, वो दोनों की सप्लाई नहीं हो सकती। और ये भी बता दिया कि कौन सी चीज गुड्स एज सर्विस होंगी, कौन सी चीज गुड्स एज ए सर्विस होंगी। देखो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती सॉफ्टवेयर को छोड़ के, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई वैसे तो ये सप्लाई वाला पार्ट है, अभी भी थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिपेंसी है। इन्होंने ये कहा है कि कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर, कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर, उनकी कोई भी अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन, फलाने ढीके, ये सारी चीजें सर्विसेज हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई एक पूरा बना बनाया, मतलब वही रैप्ड पैकेज सॉफ्टवेयर, वो गुड्स है कि नहीं है, वो अभी डिफाइन नहीं है। तो वो जो चीज है, तो इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया ये चीजें कि भैया ये दो ही पार्ट होंगे कि जीएसटी में लेवी होगी या तो गुड्स पे होगी या सर्विसेज पे होगी। कैसे डिफाइन किया वी विल सी ड्यूरिंग आवर डिस्कशन। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द सर्विसेज, द सप्लाई, सॉरी सर। जब 1994 में सर्विसेज टैक्स की लेवी लगाई थी उन्होंने, तो आपने देखा होगा कई सालों तक, 2012 तक पंगे चलते रहे थे, ये चीज सर्विस है, ये चीज सर्विस नहीं है, ये चीज सर्विस है, ये चीज सर्विस नहीं है। ये अगर चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटिंग सर्विस चार्टेड अकाउंट देगा तो सर्विस है, अगर अकाउंटेंट देगा तो सर्विस नहीं है। देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन, द लॉ हैज बीन जस्ट स्कैटर्ड कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया था इन्होंने इस तरीके से लगा लगा के 119 122 सर्विसेज कर दी थी। 2012 में फिर एक कोई सूरज निकला, तो उसने कहा यार नथिंग डूइंग, एवरीथिंग इज सर्विस एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट आ गई। तो इवॉल्व होते हैं लॉ इवॉल्व होते हैं, तो उस इवोल्यूशन में ये निकल के आया कि भाई एवरीथिंग इज सर्विस एक्सेप्ट कुछ तो पार्ट गुड्स का हटाते ही। भाई सर्विस को तो सर्विस ही रहने दें, गुड्स को छोड़ दो ना, जहां वेट लगेगा जो स्टेट के उसमें आती है, एक तो उन्होंने वो एक्सक्लूड कर दिया परमानेंट, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि भैया ये नेगेटिव लिस्ट चली गई, इनको छोड़ दो, ये नहीं है, और ये चीज है लेकिन इसको अभी हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। भाई 3 भागों में बांटा ना उन्होंने, एक तो किसी को परमानेंट एग्जेम्पशन दे दिया, मतलब परमानेंट एक्सक्लूजन कर दिया, और एक नेगेटिव लिस्ट में डालने का मतलब यह है कि कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो सकती है। मतलब हम सप्लाई तो मान रहे हैं इसको, लेकिन ये अभी हम इसको नेगेटिव लिस्ट में डाल रहे हैं। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज अप्रिशिएट। एक चीज तो इन्होंने कह दिया परमानेंटली एक्सक्लूड कर दी, लाइक गुड्स, कि गुड्स नॉट सर्विसेज। दूसरा कंसेप्ट दिया नेगेटिव लिस्ट का, इन्होंने कहा भाई सर्विसेज तो हैं लेकिन अभी हम इसको नेगेटिव लिस्ट में डाल रहे हैं, अभी हम इसको टैक्स नहीं करना चाहते। तीसरी चीज इन्होंने क्या दी, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, कि भाई सर्विस टैक्सेबल है लेकिन इसको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जीएसटी में भी इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे चलते हुए जब इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे तो तब हम इसका रिलेवेंस समझेंगे कि भाई किस तरीके से ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जब हमें सर्विस टैक्स की डेफिनेशन पता है तो फिर सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने कह दिया भाई एवरीथिंग इज सप्लाई, और सप्लाई की डेफिनेशन इतनी वास्ट बनाई है उन्होंने, उनको खुद पता नहीं कि कैसे ड्राफ्ट करनी है, उन्होंने इंक्लूड करके बना दी कि लाइक सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब जो लिखा हुआ है वो तो है ही है, इसके अलावा भी जो आप सोच सकते हो वो भी है।
मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट सर. Understanding of this term is very very important for all professional, for all businessmen, for all stakeholders. ना जाने कब किस टाइम पे हमें ये पता लगे कि जो हमने काम किया था वो सप्लाई थी, और स्टेक्स इज टू हाई. 18% सर, समटाइम्स इट इज 14%, 40%. अगर मानो 2 साल के बाद में पता लगा कि सप्लाई थी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सारा बिजनेस क्या मतलब एक इंसॉल्वेंसी के अलावा कोई चारा नहीं होगा. अगर इट इज लाइक दिस, द डेफिनेशन इज सो इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट एस्केप इट. वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वी हैव टू एनालिसिस. में थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसी पे, इस डेफिनेशन पे लगाएंगे. 5-10 मिनट का अगर कोई टाइम एडिशन चाहेगा तो मांग लेंगे आप लोगों से. तो ये टर्म की इंपॉर्टेंस प्लीज कीप इन माइंड व्हेन एवर यू थिंक ऑफ जीएसटी. सप्लाई को कभी मत भूलना, रास्ता सप्लाई के थ्रू ही लेना उसका. कोई भी यू रीड एनीथिंग, प्लीज फर्स्ट रीड सप्लाई, फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट सप्लाई. सो सप्लाई की डेफिनेशन इज सो वास्ट, इतनी ज्यादा है. तो वो कहते हैं कि सप्लाई इंक्लूड्स दीज 4 थिंग्स. इसके अलावा एक्सक्लूड कहां है और एग्जेम्प्टेड कहां है. जैसे हमने सर्विसेज की डेफिनेशन में कहा था कि परमानेंट एक्सक्लूजन दे दिए, और परमानेंट मतलब उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया और एग्जेम्पशन लिस्ट में डाल दिया. तो अभी हम इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे. तो फर्स्ट क्लॉज हम पढ़ते हैं सप्लाई का. प्लीज रीड विद दिस कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made. कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्री हो गए सप्लाई करने के लिए, पैसा भी ले लिया, सप्लाई हो गई. प्रोविजन हुआ नहीं हुआ, सप्लाई हो गई. made or agreed to be made, made or agreed to be made for a consideration. obviously कॉमर्शियल होगा तभी बात बनेगी ना, तभी सप्लाई मानेंगे ना. made or agreed to be made by a person. सर पर्सन है, not a business entity, business establishment, not a something something. पर्सन्स का मतलब एनीवन, ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी, इंडिविजुअल, एनीबडी. पर्सन्स मीन्स एनीबडी हु कैन बी एन एसएससी इनटू दिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पर्सन्स. जब आप सर्विस टैक्स आया था हर जगह डिफाइन था. टैक्सेबल, सेल टैक्स में डिफाइन हो, टैक्सेबल डीलर फलाना ढीका था, होगी सप्लाई. सर्विसेज के केस में आया था बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, फिर फर्म दे दिया, फिर कभी फर्म को निकाल दिया, फर्म को एक्सक्लूड कर दिया, या उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ऑल पर्सन्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो ये सप्लाई मानेंगे हम इसको. तो 2-3 बड़े वर्ड हैं नोट करने के, कि एक तो इन्होंने 8 एग्जाम्पल दिए हैं सच एज करके सप्लाई में इंक्लूड करने के लिए. ये कहते हैं सेल, बड़ा कॉमन टर्म है, इट इज अ वेरी कॉमन टर्म, इट इज स्टिल टैक्सेबल, मतलब इट इज नाउ टैक्सेबल. एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज अब टैक्सेबल है आजकल? प्रेजेंट रिजिम में एक्सचेंज टैक्सेबल है? प्रेजेंट रिजिम में एक्सचेंज टैक्सेबल है? नहीं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है सर. हम एक आपने कहा बाटर, लेकिन एक्सचेंज और वाटर में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एंड वाटर? कोई बताएगा? फ्रेंड्स, एक्सचेंज और वाटर में बहुत ही सिंपल सा फर्क है, मैं बताता हूं. बाटर मीन्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. थिंग्स टू थिंग, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. आप अपने मन में वैल्यू लगा लेना कि भाई इसको मैं ये बाइक दे रहा हूं,
सर की ये वाली बाइक दे रहा हूं और मैं इस बाइक के एवज में अपनी मारुति दे दूंगा इनको। हमने लगा लिया वैल्यू कि सर की बाइक 5 लाख की है, मेरी कार 4 लाख की है, कोई बात नहीं, फायदे में रहूंगा। तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इनटू इट। एक्सचेंज में क्या होता है सर? एक्सचेंज में पार्ट इज टू बी पेड इन टर्म ऑफ मनी। तो देयर इज अ डिफरेंस, एवरी वर्ड हैज अ इंपॉर्टेंस। सेल, क्या ट्रांसफर पॉसिबल है? सेल पॉसिबल है विदाउट ट्रांसफर के? सेल पॉसिबल है बिना ट्रांसफर के? जब सेल होगी तो ट्रांसफर तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ना, ट्रांसफर इन गुड्स तो जाना ही चाहिए ना। इसी तरीके से जब बार्टर या एक्सचेंज में आगे लाइसेंस होगा, लीज होगा, डिस्पोजेबल होगा, तो ये जो एक्सचेंज में क्या है आज की डेट में, एक्सचेंज में हम ये दो, बार्टर इज नॉट टैक्सेबल। आप गए कि भाई ये चीज तू ले ले, ये चीज मेरे को दे दे, हु इज गोइंग टू एडमिनिस्टर इट? हाउ यू विल एडमिनिस्टर इट? लेकिन कल को आपने कर लिया, हमने गाड़ी चेंज कर ली, अब जीएसटी के आने के बाद में गवर्नमेंट को पता लग गया, भैया ये ओनरशिप कैसे पता लगेगा कि मेरी कार आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई, आपकी बाइक मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई? पता लग गया ना रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, तो वो कहेंगे भैया सप्लाई थी, दोनों की सप्लाई थी, आ जाओ नीचे। सर वेरी वेरी डेंजरस डेफिनेशन। मतलब डेंजरस मींस कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्लान आवर अफेयर्स इन सच अ वे कि हम कहीं कोई चीज मिस ना करें। तो ये इन्होंने बताया कि सच एज, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, उनको ध्यान नहीं आए उस समय बनाते समय। भाई 8 ही ध्यान आए ना उनको, सच एज कह दिया ना, इसके अलावा इनसे मिलते जुलते और भी टर्म्स हो सकते हैं जिनको वो सप्लाई कहना चाह रहे थे, ध्यान नहीं आए तो बता दिया बस सच एज है, फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद में मेड और एग्री टू बी मेड कंसेप्ट समझ लो भैया, अगर पैसा आ गया गुड्स की सेल के लिए भी, गुड्स की सप्लाई के लिए भी पैसा आ गया, टैक्सेबल है। एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज के लिए तो पहले भी था, गुड्स के लिए नहीं था, अब आ गया सर। मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या हो? कंसिडरेशन बड़ा एक कॉमन वर्ड है, हम कंसिडरेशन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैसे का लेन देन कंसिडरेशन है, और पैसे का नॉट ओनली पैसे का लेन देन, कंसिडरेशन और भी हो सकते हैं सर, कि आपने मेरी कार ले ली, कार ट्रांसफर करवा ली, और कार ट्रांसफर करवाने के बावजूद आपने ये कहा कि भाई ठीक है कि मैं अब आपके खिलाफ न्यूज़पेपर में खबर नहीं डलवाऊंगा। कंसिडरेशन है सर, ये कंसिडरेशन है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि कंसिडरेशन से मनी टर्म में हो, हम देखेंगे कंसिडरेशन की डेफिनेशन, कि अगर किसी को यह पता लग गया कि कोई असेट्स ट्रांसफर हुई है बिजनेस की एक दूसरे में, और उसके बीच में मनी का एक्सचेंज हुआ ही नहीं हुआ, आप कहोगे ये मेरा बैंक स्टेटमेंट बताओ कहां है पैसा इसमें, बोलो छोड़ दे बैंक स्टेटमेंट, ये बता कि तू अपनी पूरी जन्म कुंडली बता क्या है, तब देखूंगा कि भाई तूने क्या कंसिडरेशन दिया है इनको। नहीं, एडिक्वेट तो कुछ है ही नहीं ना, एडिक्वेट वर्ड कुछ नहीं है, वो कहते हैं कंसिडरेशन, वो तो कॉमर्शियल टर्म है सर। एडिक्वेट हो या ना हो, मैंने आपकी चीज 10 रुपए में ले ली 100 रुपए वाली, तो एडिक्वेट हो या ना हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अगर आप अनरिलेटेड पार्टीज हो तो वैल्यूएशन रूल में जाके दे दो, वैल्यूएशन रूल कहता है 10 रुपए पे ट्रांजेक्शन कर लो। अगर आप रिलेटेड पार्टी हो, और जहां वैल्यूएशन रूल में हम जाएंगे, जब हम वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे तो कंसिडरेशन में हम 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन की, हम मोस्ट ऑफ दी चीजें वैल्यूएशन में डिस्कस करेंगे सर। नहीं, वो टीपी का कंसेप्ट है, जीएसटी में टीपी का कंसेप्ट है सर, वो वैल्यूएशन पे डिस्कस करेंगे हम। वैल्यूएशन का पूरा एक प्रोग्राम है हमारा, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, हम वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें एडिक्वेट है या नहीं है, नहीं है तो वो कर देंगे एडिक्वेट। अब मनी टर्म्स में है या नहीं है, अगर आपको ये प्रूव कर दिया उन्होंने कि भाई ये इस तरीके से कोई एक्सचेंज हुआ है, या आपने कोई अपना राइट लूज किया है, या आपने कोई अपने अवॉइड किया है, कोई चीज आपने कोई इस तरीके का किया है, तब भी पकड़ लेंगे वो। तो बहुत ही वाइड टर्म है। बाय अ पर्सन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि इट इज इंक्लूड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। व्हाट इज दिस मीनिंग? ये बहुत बार लिखा आएगा आप मीनिंग आपका सर, ये मीनिंग बहुत बार लिखा पड़ेगा, मतलब आपको दिखेगा कई डेफिनेशन में। हम एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्या ये टर्म। इन द कोर्स और
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कोई बताएंगे क्या है? बताएं सर। हाँ। हम्म। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो सर ने, अमित जी ने बताया कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है टाइम के हिसाब से, वो एक प्रोसेस जब स्टार्ट हुई है और वो प्रोसेस अभी जब जो चल रही है, दैट इज बेसिकली दी इन कोर्स, इन द कोर्स ऑफ एक प्रोसेस के बीच में, इफ वी आर परचेजिंग अ मटेरियल, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मटेरियल टिल इट रीचेस टू माई प्लेस इज अ कोर्स. Furtherance is basically, furtherance is for the promotion, for furtherance, मतलब एक मैं सिंपल इंग्लिश वर्ड ही कहता हूँ, फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर बिजनेस के प्रमोशन के लिए, बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट, मतलब प्रमोट करने के लिए बेसिकली. अगर मैं कोई भी एक्टिविटी, देखो क्या है, अब सिंपल लैंग्वेज में करते हैं कि मैंने एक कोई आर्टिकल आपसे खरीदा और उस आर्टिकल या मैंने आपसे कोई चीज ऐसी करवाई कि जो मेरे बिजनेस को फायदा देगी फॉर द टाइम बिंग. मैंने कहा कि मेरे बिजनेस के बारे में गलत मत छापो. क्या है? फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना. मैंने जब कोई आपसे एक डील की कि भाई ये जो न्यूज आइटम आप चला रहे हो ये मत चलाओ, ये मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहा है. एडवर्टाइजमेंट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. मैं सर एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ज्यादा परफेक्ट है. मैं तो ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि जो हम जनरली सोचते नहीं है, मतलब जो हमारी सोच में नहीं आता. और इन द कोर्स मतलब इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दिस बिजनेस ऑब्जेक्टिव, समथिंग लाइक दैट. तो हमारे पास में ये वर्ड निकल के आए थे, सेल, वाटर एक्सचेंज, फिर कंसिडरेशन आया था, मेड और एग्री टू बी मेड आया. ये सारे टर्म्स हम लेवी की डेफिनेशन में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे. अभी हम सप्लाई पे फोकस कर रहे हैं इधर. तो अभी हमारे पास सेकंड टर्म है, हमारा सेकंड क्लॉज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सर क्या निकल के आ रहा है? एक बार दोबारा पढ़ो सर. हाँ एक बार दोबारा पढ़ो सर इसको. इंपोर्ट ऑफ व्हाट? गुड्स नहीं है यहां, सर्विसेज. मैं नोट करवा रहा हूं सो दैट कि हम इंटरप्रिटेट कर सकें कि क्या करें इसको. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गुड्स नहीं है सर. फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. है या नहीं है? मैं चाइना से कोई मटेरियल परचेज करके लेके आता हूं, मैं पर्सनल यूज के लिए लेके आ रहा हूं, मतलब सर्विस, सॉरी, मैं कोई सर्विस ले रहा हूं, आर्किटेक्ट की सर्विस कर ले रहा हूं पर्सनल पर्पसेस के लिए, घर बनवाने के लिए. इट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन. सर कैसे होगा? सो मेनी सर्विसेज वी आर इंपोर्टिंग, सो मेनी सर्विसेज एंड वी आर पेइंग कंसिडरेशन. वहां बंदा बैठा हुआ है, वहां से सर्विस दे रहा है हमें, मैं उसको सर्विस ले रहा हूं उससे और उसको टैक्स बना रहे हैं. क्यों है? रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में सर. हाँ आई ना बात. हाँ हाँ, सर्विसेज को कैसे ट्रैप करोगे? नहीं देखो सर, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है. अभी मैं एक एग्जांपल इनकम टैक्स से लेता हूं, थोड़ा सा जानते हैं इनकम टैक्स भी, तो इनकम टैक्स से लेते हैं थोड़ा एग्जांपल कि अभी क्या हो रहा है कि मैं अगर कोई पेमेंट करता हूं बाहर फॉर सम सर्विसेज, और सम इंपोर्ट के लिए भी करता हूं सर, सर्विसेज के लिए करता हूं. इंपोर्ट का तो मेरा ट्रैप हो जाता है. सर्विसेज के लिए, इंपोर्ट सर्विसेज के लिए पेमेंट का इनकम टैक्स में मैकेनिज्म है ना सर. अगर आप बैंकिंग चैनल कहीं के थ्रू पे करोगे तो आपको 15 CAC भी लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे एंड यू हैव टू विथहोल्ड द टैक्स. कोई ना कोई मैकेनिज्म आएगा सर, कोई ना कोई मैकेनिज्म आएगा. देखो उन्होंने, अब आपको डर आपको लगेगा सर, मैं आपको इसमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आता हूं आपके सामने. एक फैक्ट तो सबसे बड़ा ये है कि अगर मैं एज ए बिजनेसमैन अगर मैं कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं
तो वाई शुड बी आई शाई टू पे जीएसटी ऑन इट? शुड बी अ शाई? मैं क्यों अवॉइड करूं उसको? अगर मेरे को उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाना है तो वाई शुड आई अवॉइड? मेरे ख्याल से कोई भी सेंसिबल बिजनेसमैन इसको अवॉइड नहीं करेगा। ऑब्वियसली नहीं ले, आप ही कह रहे हो ना, मैं क्या बताऊं? आप ही बोल रहे हो ना, आंसर दे दिया ना सर आपने। बिल्कुल नहीं ले पाओगे सर, कैसे ले पाओगे? नहीं नहीं, घर के लिए तो सर, घर के लिए तो पहले भी नहीं ले पाते थे ना सर। नहीं मैं यही तो कह रहा हूं। नहीं नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं, तो वो तो एनी हाउ आपको बेसिक देखो, दो कंसेप्ट हैं। लेट मी सर, मैं इसको दो कंसेप्ट में, एक तो मैंने कंसेप्ट डाला, अगर कोई बिजनेस टू बिजनेस ले रहा है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और वो कोई भी सेंसिबल बिजनेसमैन ऐसा करेगा भी नहीं कि उसको रिवर्स चार्ज में पे ना करे, क्योंकि पे करेगा तो अभी उसको क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर उसने पे नहीं किया तो क्या हसर होने वाला है उसका, सुन लो सर। अगर उसने पे नहीं किया रिवर्स चार्ज में और कल को ये पता लग गया सप्लाई थी, तो उसको इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको टैक्स भी पे करना पड़ जाएगा। तो बिजनेसमैन और कोई ज्यादातर बिजनेसमैन के लिए इनपुट क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी मोस्ट ऑफ द केसेस में संभावना है इंपोर्ट के केस में। अगर एक इंडिविजुअल है, आप कहते हो इंडिविजुअल को क्यों लगा दिया यार, ये पर्सनल पर्पसेस के लिए क्यों लगा दिया? सर अगर हम इंडिया से सेम सर्विस लेते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, एज एन इंडिविजुअल भी देना पड़ेगा ना सर। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे आए? ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया है अदर देन बिजनेस एंटिटीज, इट इज फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड इन कंपैरिजन विद द डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स। गूगल इज द बेस्ट एग्जांपल। अदरवाइज इंपोर्ट करेगा ना हर आदमी, फिर यहां से क्यों लेगा आर्किटेक्ट को, वहीं से हायर करेगा, कम से कम 18% तो बच जाए, अगर 18% रेट होते हैं तो। Are you appreciating this? So this clause is clear. कोई इस क्लॉज से रिलेटेड कोई डाउट है किसी का? कोई क्वेश्चन ऑन दिस क्लॉज? सर ऐसा है, इंडिविजुअल को उसको पता है कि जब वो सर्विसेज के लिए डालेगा उसको पता है कि पेनल्टी तगड़ी पड़ने वाली है, तो और मैकेनिज्म उसके सामने उसको प्लेस करेंगे वो। जैसे आज भी क्या होता है सर, आज भी इन्होंने कर दिया ना मैकेनिज्म आगे ना, पहले कहते थे कि ये इंडिविजुअल अगर रेंट कलेक्ट कर रहा है तो टीडीएस कैसे पे करेगा? नहीं, हाँ आगे 5% का है, 5% है, 1% प्रॉपर्टी, तो मैकेनिज्म उनको ना 10 लेना ना कुछ लेना, सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे वो, रूल में आएगा। तो इट इज पॉसिबल सर, इट इज पॉसिबल, और कोई भी बंदा नोबडी विल अवॉइड दिस प्रोविजन। अगर वो करेगा तो उसको फर्दर अगर आ गया तो सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें रिकवरी प्रोसीजर्स बहुत हार्श हैं। इनकम नहीं, अभी तो सर वो ये बात कर रहे हैं कि पेनल्टी प्रोविजन सारे हटा दो तब जीएसटी को इंप्लीमेंट करो, हमारे ऊपर नहीं तो मत करो। बोले हमें पता ही नहीं जीएसटी होता क्या है, अभी पेनल्टी प्रोविजन हटाओ पहले, एमनेस्टी अभी से दे दो, डे 1 में दे दो एमनेस्टी। जैसे लगाए ना, आपको पता है इन पे ज्वेलर्स पे जब इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाया था, सारे ज्वेलर्स कितने दिनों तक स्ट्राइक पर रहे थे, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने लॉ लगाने से पहले एमनेस्टी स्कीम दे दी कि भैया अभी तक जो तुमने वायलेशन किए उन पे कोई हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, आगे भी जो वायलेशन करोगे अप टू टिल पर्टिकुलर डेट फिर आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे। कमरे में जाएगा कौन? कहते कमरे में जाके पीटे हुए तो जाएगा कौन कमरे में? तो मतलब ये बिल्कुल क्लियरिटी है सर। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, बहुत लंबी डेफिनेशन है सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड हर जगह मिलेगा आपको, क्योंकि कंसेप्ट है मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन है तो सप्लाई नहीं है तो भी सप्लाई। अगर नहीं है तो कौन कौन सी स्पेसिफाई की हुई है?
नहीं है तो कौन कौन सी हैं? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कौन कौन सी सप्लाई है सर? ये चार क्लॉजेज हैं, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई मान लेंगे, कंसिडरेशन नहीं है तब भी सप्लाई मान लेंगे। तो पहला तो होगा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। भाई इनपुट क्रेडिट ले लिया, बिजनेस असेट बना ली और उसको फिर किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो इनपुट क्रेडिट लेके बैठे हुए तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। अब आप कहोगे कि इसमें कंसिडरेशन तो है ही नहीं, फिर इसमें क्या टैक्स लगाओगे? तो सर वैल्यूएशन रूल यहां रोल प्ले करेंगे कि ये दिस इज एज पर दी वैल्यूएशन, जो भी वैल्यूएशन रूल होगा उसके हिसाब से होगा। दिस सेकंड इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सर आपका पॉइंट था, अभी आगे आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस, बिटवीन रिलेटेड पर्संस। भाई हम रिलेटेड हैं, हम आपस में, सर आ गया ना कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। और बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 में, अभी मैं एक सेक्शन 25, ये एक सेक्शन है जहां रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। तो इन्होंने जो रेफरेंस दिया है इस क्लॉज में, मैं इसके बारे में बता देता हूं। जब हम रजिस्ट्रेशन डील करेंगे, फर्दर करेंगे, कहते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। उन्होंने सेक्शन 25 में सर डिस्टिंक्ट पर्सन डिफाइन किए हुए हैं कि अगर कोई एजेंट और एजेंसी, प्रिंसिपल और एजेंट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ब्रांच मतलब बिजनेस रजिस्टर्ड विद द सेम पेन एंड रजिस्टर्ड विद इन द अदर स्टेट विद द सेम पेन, ब्रांच है, ब्रांच इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर जीएसटी। किसी भी तरीके की कोई अगर डिस्टिंक्ट मतलब अगर कोई डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं अलग अलग स्टेट में, इवन फॉर द सेम स्टेट अगर आप डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, सो ऑल दीज डीलर्स आर दी डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो वो सप्लाई मान लेंगे हम। एक बड़ा एक एग्जांपल देता हूं, मतलब यू विल थिंक कि भाई क्या किया इन्होंने। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, गुड़गांव में मेरा ऑफिस है, एक मेरा ऑफिस मुंबई में है। अगर मैं एक गुड़गांव में एक क्लाइंट को सर्व करता हूं मुंबई में, तो ऑब्वियसली मेरे को अपने, अगर मैं यहां से अगर ट्रांसफर कर रहा हूं और फीस में यहां रिसीव कर रहा हूं और पता लगे कि मेरा एक आदमी मेरे मुंबई ऑफिस से भी जा रहा है, क्या है सर ये? बिटवीन बॉम्बे ऑफिस एंड गुड़गांव ऑफिस इज अ सर्विस, द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन। क्योंकि वहां रजिस्ट्रेशन अलग है ना मेरा, यहां रजिस्ट्रेशन अलग है मेरा। और फॉर जीएसटी पर्पसेस द बॉम्बे ऑफिस एंड द गुड़गांव ऑफिस कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन and activity is happening without consideration. I am not charging, the Bombay office is not charging anything on me. Why it is so? क्यों किया इन्होंने ऐसा? कोई बता सकेगा क्यों किया इन्होंने ऐसा? स्टेट्स की लड़ाई के चक्कर में, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होने के चक्कर में, अगर वो बॉम्बे वाले को, अगर मैं बिना, अगर वो मेरे को बिल रेज नहीं करता तो बॉम्बे का तो टैक्स लूज हो गया, बॉम्बे का टैक्स तो लूज हो गया। तो इस वजह से द प्रिंसिपल, हमारा जो जीएसटी में जो 90% कॉम्प्लेक्सिटीज आई हैं बिकॉज ऑफ द ड्यूअल जीएसटी आई हैं स्टेट और सेंटर के चक्कर में। अदरवाइज जीएसटी इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, अभी भी सिंपल है, मतलब इट इज अ सिंपलेस्ट टैक्स एवर। तो वो जो इस वजह से उन्होंने इस क्लॉज को डाला है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन इस तरीके का कोई ट्रांसफर है। एक चीज ये लिखना भूल गए थे इन्होंने, एक चीज तो कह दी कि भाई एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन, और उसको एक्सक्लूजन में डाल दिया था कि वैसे तो रिलेटेड है, एम्प्लॉय इज अ रिलेटर, लेकिन इन्होंने एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर को तो डाल दिया था एक्सक्लूजन में इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रिवर्स क्या हुआ? अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग सम, मतलब गिविंग सम गुड्स और सर्विसेज टू द एम्प्लॉय विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या होगा? ये इन्होंने पहले कवर नहीं किया था तो अभी कवर किया है। तो इन्होंने उसको यहां डाल दिया कि अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का अगर कोई गुड्स और सर्विसेज एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को दे रहा है तो हम उससे ऊपर तो सर्विस मानेंगे, उससे नीचे सर्विस नहीं मानेंगे।
ठीक है सर, आर यू विद मी, आर यू गेटिंग बोर? थोड़ा हैवी हो रहा है? कौन से वाला? ये एम्प्लॉय में क्या, एम्प्लॉय का एग्जांपल जैसे ये कहते हैं सब्सिडाइज फूड हो गया, ये कहते हैं कि भाई उनको फ्री एयर टिकट दे दी, उनको एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी कुछ देता है, बहुत सारी चीजें देता है सर। दिवाली गिफ्ट क्या सर? हाँ दिवाली गिफ्ट दे दिया भाई, दिवाली गिफ्ट वैसे उठा के दे दिया भाई, बाइक दे दो इनको, गाड़ी ली, इनपुट क्रेडिट ले लिया, आपको दे दिया। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल सर, एम्प्लॉयर बहुत सारी चीजें देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बहुत सारी चीजें देता है। वो क्या करता है, जब गुड्स लेता है अपने पास में, उसका क्रेडिट क्लेम कर लेता है, और जब एम्प्लॉय को दे देता है तो सप्लाई नहीं होती। टू ट्रैप दिस थिंग, नहीं देखो ऐसा है, वो भी किया है इन्होंने, लेकिन ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैकेनिज्म है ना, जहां डायरेक्ट मैकेनिज्म है वहां उन्होंने इस तरीके से कर्व किया है। देखो अल्टीमेटली क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के लिए भी है और एसएससी के लिए भी है। तो उनको लगा कि तुमने वहां तो क्रेडिट ले लिया, अब आप कहते हैं कि भाई अगर आपने, उसको क्या पता लगेगा ये आउटपुट टैक्स तो है ही नहीं ना ये सर, आउटपुट लाइबिलिटी मतलब आउटपुट रेवेन्यू तो है ही नहीं ना, ये उठाया आपको दे दिया। तो ऐसे केसेस में कैसे कंट्रोल करेंगे? तो अब यहाँ 1 to 1 की मैपिंग करेंगे ना, और अगर करेंगे, कोई आपने लिया, और फॉर दैट मैटर सर एक और चीज बता दूं कि अगर कोई चीज आपने आगे भी आएगा, पहले मैं इस क्लॉज को डिस्कस कर लूं। जैसे आपने कहा वैसे कर सकते थे, लेकिन वैसे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो सप्लाई ये आपके रेवेन्यू में नहीं आ रही, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई तो हुई नहीं ना ये। या तो वो कहते हैं कि इस तरीके की सप्लाई को सप्लाई बना देते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर लेते हैं, और इनपुट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, या तो ये मैकेनिज्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने सिंपल मैकेनिज्म कर दिया, भाई कुछ मत करो। देखो एक्चुअली क्या है, सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, क्या आप सप्लाई बना दो उसको, और सप्लाई का टैक्स पे कर दो, उसका क्रेडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसमें, हाँ पर एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय पर एनम, वैल्यूएशन रूल, वैल्यूएशन रूल, ठीक है ना। तो थर्ड क्लॉज इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सर वो आप वो कंसाइनमेंट वाला बता रहे थे सर, ये यहां आ गया है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाई अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज अ सप्लाई। रिवर्स भी, और मतलब दूसरा भी, लेटरल भी, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों आ गए, प्रिंसिपल टू एजेंट एंड एजेंट टू प्रिंसिपल, दोनों सप्लाई। फोर्थ इंपोर्ट, fourth is very important, please try to understand. Fourth is import of services। एक जगह और आया था import of services, हमारा क्लॉज भी था import of services मेन डेफिनेशन में सेक्शन 7 में। तो ये इस शेड्यूल में आ रहा है, import of services by a taxable person, by a taxable person from a related person or from any other person, any other establishment outside India इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैं वैसे बताता हूं क्योंकि थोड़ा सा माहौल मेरे को लग रहा है कि थोड़ा हैवी हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइट करते हैं। तो ये जो क्लॉज है, एक हम रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, सबके साइड होता है कि मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट, मैं एक गुड़गांव में बना के बैठा हूं, और एक मैंने अपना सिंगापुर ऑफिस खोल रखा है, ठीक है ना सर। अब उस सिंगापुर ऑफिस से हम बहुत सारी सर्विसेज इंटेंजिबल्स हैं, पता नहीं लगता कब आ गई कब चली गई। तो हमने मेन डेफिनेशन में एक क्लॉज पढ़ा था, वो क्लॉज ये कहता है कि अगर सप्लाई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई, यही पढ़ा था ना सर, कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, तो अगर दो पर्सन हैं, मैं यहां बैठा हूं और रिलेटेड पर्सन मेरी ब्रांच एक वहां बैठी है सिंगापुर में, तो ऑब्वियसली मैंने कोई अगर कंसीडरेशन में की तो वहां कवर हो ही गई मेरी, अगर मैंने कंसीडरेशन में किया तो वहां कवर हो गया मेरा। अगर मैं विदाउट कंसीडरेशन करता हूं तो मैं कहां कवर होऊंगा भाई? अगर मैं विदाउट कंसीडरेशन करता हूं तो यहां कवर होऊंगा, लेकिन इसको कवर करने के लिए मेरे पास क्लॉज 2 भी है,
फिर मैं इंपोर्ट को क्यों डाला मैंने? भाई टू भी तो ये कहता है कि सर्विसेज एंड बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस, बिटवीन रिलेटेड पर्संस, तो यहां भी कवर हो सकता। मैंने यहां क्यों डाला, ये 4 में अलग से क्यों डाला? नहीं नहीं नहीं, मैं इस क्लॉज 2 की बात कर रहा हूं, इसी में शेड्यूल 2 के क्लॉज 2 की बात कर रहा हूं मैं। क्लॉज 2 को पढ़ो। हाँ, मतलब यहां वो इंपोर्ट, यहां इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। और दूसरी बात एक और है, विदाउट कंसिडरेशन तो सारे क्लॉजेस में है। वो जो बंदा बाहर बैठा हुआ है, अब मैं उसको रिलेटेड डिक्लेयर करूंगा, उसकी रिलेशन की डेफिनेशन में आएगा। मैंने कोई स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन कर लिया, वहां एक कंपनी एंटिटी बना दी, अब मैं रिलेशन की डेफिनेशन में वहां से कुछ इंपोर्ट लेके आ रहा हूं। एक तो इंपोर्ट वाले पॉइंट पे मैं कवर कर रहा हूं, यहां इंपोर्ट नहीं है। और अगर मैं उससे विदाउट कंसिडरेशन कर लेता हूं तो मेरे को यहां टैक्स सप्लाई में कवर करना पड़ रहा है, चाहे वो मतलब इन द कोर्स ऑफ, और वहां विदाउट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वहां वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और यहां इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो यानी कि अगर मैं इसको समरी करूं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, तो वो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अपनी ब्रांच फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, देखो इस लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, उसी में चलते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए टैक्सेबल पर्सन, अगर मैं इंडिया में टैक्सेबल पर्सन हूं, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन जो बाहर बैठा हुआ है, और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली इंपोर्ट तभी होगा। तो वो मेरा जो रिलेशन है वो आउटसाइड इंडिया में बैठा हुआ है, तो उस केस में कंसिडरेशन नहीं भी है और मैं अपने बिजनेस के लिए कोई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या कोर्स में आ रही है, तो मैं उसको टैक्सेबल कर दूंगा। यहां इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन वहां टैक्सेबल हो गया, इंपोर्ट ऑफ कंसिडरेशन विद द रिलेटेड पार्टीज इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहां टैक्सेबल हो गया व्हेन इट इज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को दोनों ब्रांचेस चलाना। भाई जैसे उन्होंने वहां कह दिया कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वहां उनको ट्रैप करना उन लोगों को था जो पर्सनल लोग हैं, जो पर्सनल सर्विसेज लेते हैं। यहां उनको ट्रैप करना टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड था, वहां टैक्सेबल वर्ड नहीं यूज किया है, वहां टैक्सेबल वर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है सर, शेड्यूल 1 इज ओके। हाँ सेकंड में बताओ। हाँ हाँ सेकंड वाले में हाँ हाँ टैक्सेबल है सर, टैक्सेबल है सर, टैक्सेबल है। वो तो रेवेन्यू वाले निकालेंगे ना, कैसे टैक्सेबल है। नहीं भाई यही तो कह रहा हूं कि उसके लिए तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही हो गया ना, उसके लिए तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया ना। है सेल्फ सर्विस कहते हैं, छोड़ो यार, छोड़ो यार, अगर दूसरे के लिए तो वाइफ के लिए छोड़ो, मैं खुद के लिए लड़ रहा हूं। अगर खुद का केस आ गया, हाँ देखो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अगर मेरा खुद का केस आ गया स्कूटनी के लिए जाऊंगा, फिर क्या करूंगा भाई? एज एन इंडिविजुअल है। नहीं एक्चुअली क्या है, देखो खुद का केस मेरी अंडरस्टैंडिंग की, मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कवर नहीं है। मतलब खुद का केस मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कवर नहीं है, क्योंकि यहां कहता है रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन में खुद अपने आप के लिए आप रिलेटेड पर्सन नहीं हो, वो रिलेटेड हो जाएगी। वो रिलेटेड हो गए ना, फिर वो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। वैल्यूएशन रूल, वो वैल्यूएशन रूल। सर वापस आते हैं, आप कहोगे फिर बोले भाग जाओ भाई, अब बहुत देर हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ मनीषा उसको बंद करवाना। निकाल दो उसको फिलहाल। हाँ जी बताएं प्लीज, सॉरी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर देखो, मैं आपको इस क्लॉज का इंटरप्रिटेशन बताऊं तो इसमें इतने सारे केसेस कवर होने वाले हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाले में। एक कंपनी वर्ल्ड वाइड एडवर्टीजमेंट करती है सिंगापुर में बैठ के, और यहाँ उसकी ब्रांच उसको सेल करती है प्रोडक्ट को। तो ये इतने बड़े टैक्स के इश्यूज निकल के आने हैं, वो सारी की सर्विसेज कंसीडर मानी जाएंगी इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। उनके लिए बेस्ट पार्ट यही है, अगर उनको आईटीसी मिल रहा है तो रिवर्स चार्ज में पे कर दें। ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। आज दे आर सो मेनी थिंग्स। एक बंदा बैठा हुआ है अपना हेडक्वार्टर लेके सिंगापुर में, उसने यहां भेज दिया कंपनी के पास में एक एम्प्लॉय जावा सेट करके सारी चीजें। अरे सारी चीजें वहीं से चल रही है सर, बैठ के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। जब उनको पैसा चाहिए होता है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का बिल डाल देते हैं, अगर पैसा नहीं चाहिए होता तो कुछ डालते नहीं है। इट इज हैपनिंग, और यू नो दिस इज प्लोथरा ऑफ litigation is going to come on this. हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नहीं, अगर देखो शेयरिंग रेवेन्यू वो किसी भी तरीके से कंसिडरेशन तो आ गया ना। अगर कंसिडरेशन आ गया तो कंसिडरेशन में कवर करेंगे। आप कहते हो शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू दे रहे हैं वो, तो इसका मतलब कंसिडरेशन हो गया ना उन सर्विसेज का। आपने डिफाइन कर दिया ना शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, तो टैक्सेबल हो जाएगा, वहां कंसिडरेशन में आ जाएगा। अगर इस क्लॉज में तब आएगा जब विदाउट कंसिडरेशन होगा। अगर आपने कंसिडरेशन खुद ही डिफाइन कर दिया तो वो मेन डेफिनेशन में चला जाएगा। सो नेक्स्ट, ऑलराइट सर, तो नेक्स्ट चलते हैं। सी क्लॉज एक्टिविटीज हो गया। डी क्लॉज में एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2। इससे पहले 2 शेड्यूल पे चलते हैं हम। तो मतलब ये बेसिकली क्लॉज डी कहता है कि एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि या तो गुड्स होंगे या गुड्स एज सप्लाई होंगे। सप्लाई तो सप्लाई है ही है, ये क्लॉज इसी को कहता है, ये क्लॉज इसी को कहता है। तो इसमें शेड्यूल 2 में जो